आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की स्टाम्प चोरी के मामले में सफाई दी है। सरकार की अदालत में सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए जनता की अदालत में सफाई दे रहा हूं। सरकार व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रही है। अधिकारियों ने जांच में 15 करोड़ रुपए बिल्डिंग की कीमत लगाई है। सरकार हमसे 8 करोड़ रुपए में बिल्डिंग खरीद ले, स्टाम्प चोरी भी उसी पैसों से वसूल ले। पूरे मामले को हाईकोर्ट लेकर जाऊंगा। उन्होंने यह वीडियो फेसबुक पर जारी किया है। करीब 17 मिनट के वीडियो में उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर स्टाम्प चोरी का मामला इसलिए लगाया गया कि चुनाव में नो ड्यू सर्टिफिकेट मैं ना दे पाऊं और चुनाव ना लड़ सकूं। 16 फरवरी को डीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया, जबकि 20 फरवरी 2022 को चुनाव होने थे। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने कोर्ट में तलब किया था। बता दे, रानीगंज काकादेव में एक 4 मंजिला हॉस्टल चलता है। इसकी जांच की गई तो इसमें 1 करोड़ 2 लाख रुपए के स्टाम्प कम पाए गए। इस पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दाखिल कर नोटिस जारी किया गया। 328 वर्ग मीटर के प्लॉट की वैल्यू 15 करोड़ 71 लाख रुपए लगाई गई है। बिल्डिंग को 20 साल पुराना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है और इसमें कोचिंग संचालन की बात कही गई है। 1109 वर्ग मीटर एरिया कवर दिखाया गया है। सपा विधायक ने प्लॉट को लेकर सभी साक्ष्य दिखाए हैं। 22 नवंबर 2014 को उन्होंने प्लॉट खरीदा है और लोन लेकर 4 मंजिला बिल्डिंग को बनाया है। विधायक ने कहा कि 2014 में सर्किल रेट के हिसाब से 1 करोड़ रुपए में प्लॉट खरीदा था और 7,90,000 रुपए के स्टाम्प चुकाए थे। इस मामले में सपा विधायक ने 4 दिन पहले डीएम कोर्ट में आवेदन दिया था कि फैसले को रिकॉल किया जाए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस उनके पिता पर तामील बताया जा रहा है, मगर उनके पिता यहाँ मौजूद ही नहीं थे, फिर तामील कैसे हो गया? जुर्माने की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों से हुई। इस आधार पर उन्होंने आदेश रिकॉल करने की अपील की थी, लेकिन डीएम विशाख जी ने अपील को निरस्त कर दिया था। नमस्कार साथियों, आज मैं अमिताभ बाजपेयी आप लोगों से रूबरू हूँ, इसलिए चूंकि लगातार आप लोग अखबार में मेरे खिलाफ 2 मामले पढ़ रहे होंगे। एक ये कि मेरे हॉस्टल पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की टैक्स की चोरी, स्टैम्प की चोरी निकली है, और एक ये कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में मेरी फैक्ट्री जा रही है जिसमें मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एक विषय में पूरी विस्तार चर्चा करूंगा, दूसरे विषय में फिर मैं समय निकाल के आप लोगों से चर्चा करके अपना पक्ष अपने लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। तो आज मैं खड़ा हूँ अपने उस हॉस्टल के बाहर काकादेव रानीगंज क्षेत्र में, जिसके बारे में कहा जा रहा है जिसमें मैंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए के स्टैम्प की चोरी करी है। पर चोरी सबसे मुझे बड़ी आपत्ति है कि अगर इतनी बड़ी चोरी हो रही है तो कहाँ तक सोया हुआ था प्रशासन 8 साल तक। आप देख सकते हैं कि ये है मेरा वो हॉस्टल। मात्र 328 वर्ग मीटर की ये भवन है, 4 मंजिल बना है, 4 मंजिल मैंने बनाया है। आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं है। ये 2014 में 22 नवंबर को मैंने ये प्लॉट लिया था। 328 वर्ग मीटर का आप देख सकते हैं कॉर्नर का प्लॉट है, और यहीं पर पूरा ये आसपास रेजिडेंशियल इलाका है। ये कोई व्यवसायिक इलाका नहीं है, ये मेरा कॉर्नर का प्लॉट है। और ये सामने आप देखें सब मकान बने हुए, चारों तरफ मकान है, ये हर तरफ मकान बने हुए। इसके विषय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब विस्तृत चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है अधिकारियों ने, और आसपास के हर मकान में कॉमर्शियल ड्यूटी होना दिखाया है। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। और ये वो जरूर वो आखिरी में रोड के आखिरी में देखेंगे तो कोचिंग मंडी कही जाती है इसको, वो कोचिंगें चलती हैं। ये ठीक है, इस इलाके की किराए की वैल्यूएशन अच्छी आती है, इसीलिए समझौता यहाँ पर इस भवन को बना के अपने अपने परिवार की रोजी रोटी सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। मैं मोहल्ले के कुछ लोग जो मेरे अगल बगल में पड़ोसी हैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूंगा, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये मैंने जब लिया था तब ये प्लॉट था या कोई व्यावसायिक भवन था। ये मेरे बगल में रहने वाले मेरे ठीक लगी हुई दीवार जिनकी आदरणीय गुप्ता जी है, ये आपको बताएंगे मैंने फिगर गुप्ता जी तब ये मैंने प्लॉट खरीद के बनवाया है कि मैंने मकान खरीदा था। हम राकेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं, वाजपेयी जी के पड़ोसी हूँ। और जब वाजपेयी जी ने मकान लिया था तब उस समय ये प्लाट था और उन्होंने ही उसको बनवाया है। ये हमारे पास कुशवाहा जी हैं, ये हमारे सामने इनकी किराने की दुकान है, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये बताइए कुशवाहा जी, मैंने लिया था ये प्लॉट था या कोई मकान था? खाली प्लॉट था, भाई साहब ने इसमें भूमि पूजन कराकर भूमि तल से बनवाया है। मैं संदीप कुमार कुशवाहा इनका पड़ोसी हूँ। ये आदरणीय शुक्ला जी हैं, ये मेरे सामने रहते हैं। ये भी आपको पता है जिस दिन भूकंप आया था मुझे याद है कि हम लोग सब बाहर खड़े थे एक साथ, और 2015 के भूकंप में हम लोग मकान के प्रथम तल की केवल स्लैब ढली हुई थी। पहले जब भैया ने खरीदा तो उस समय खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, उसके बाद इन्होंने निर्माण कराया इसका। सन 2014 में इसको खरीदा गया है और उसके बाद का ये निर्माण है।
और इसमें कोई भी कोचिंग संचालित नहीं होती है। बच्चों के रहने का निवास स्थान बनाया गया है इसमें भैया, और यहाँ आसपास कोई भी कोचिंग नहीं है, ना इस निर्माण के आसपास, और यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही कोचिंग मंडी है। जो इस चीज को कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई व्यावसायिक प्रयोग की भूमिका किया जा रहा है, वो निरर्थक है, एकदम सरफा झूठ है। साथियों, अगर व्यावसायिक भी हो तो व्यावसायिक अगर मैंने बनाने के बाद जब मैंने खरीदा था तब क्या था, तब तो वो प्लॉट था। इस बात की आपने गवाही देखी। मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स पे भी कागज दिखाऊंगा जिससे आपको मालूम मैंने प्लॉट खरीदा था। अगर मैंने प्लॉट खरीदा था तो सारी रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट झूठी है। ये आपको मैं चल करके अब कागज पे अगले चरण में दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि बिल्डिंग जिसको कोचिंग का प्रयोग करने को कहा जा रहा है, उसकी कोचिंग का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको जरूरी कोचिंग के लिए जरूरी है, इसके अंदर कोई हॉल होने चाहिए। तो बिल्डिंग के अंदर हॉल होंगे तो वो कोचिंग का प्रयोग हो सकता है। बिल्डिंग के अंदर कोई हॉल नहीं है, प्रॉपर सेटबैक छोड़ा हुआ है, प्रॉपर सिस्टम है। ये प्रवेश है, यहाँ आप देख सकते हैं कमरे बने हुए, यहाँ बिल्डिंग में कमरे बने हुए हैं। इसके अंदर कोई इसके अंदर हॉल नाम की चीज नहीं है। आप कैमरे से चाहे तो यहीं से ऊपर दिखा दीजिए। ये ऊपर भी 4 मंजिल तक इसमें कमरे बने हैं। कमरों के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं बना हुआ है, केवल 4 मंजिल तक कमरे ही बने हुए हैं। दिल्ली में कोई व्यावसायिक हॉल है ही नहीं जिसमें कोचिंग कर सकती। साथियों, आज मैं अपने हॉस्टल के विषय में आपको सफाई आपके समक्ष अपनी जनता की अदालत में पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो सरकार की अदालत है वो तो सुन नहीं रही हमारी। अभी जब हाई कोर्ट जाएंगे, अन्य जगह में जाएंगे तो सुनवाई संभवतः होगी, लेकिन जो अभी अधिकारियों के बनाया हुआ व्यवस्था है उसमें सुनवाई नहीं हुई। मुझ पर गलत तरीके से आरोपित किया गया, कहीं ना कहीं उत्पीड़न करने की दिशा में। अगर मैं आपको केवल ये बताना चाहूँ कि जब मैंने खरीदा था तब ये प्लॉट था, तो इनकी सारी बात झूठी हो जाएगी। इनकी सारी रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट को यदि मैं आपको दिखाऊं तो जो रिपोर्ट लगाई है ये एसीएम वरुण पांडे पंचम थे, एसीएम पंचम, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है मेरे खिलाफ। ये उनका ये कहना है इस रिपोर्ट में कि ये 4 अक्टूबर को यहाँ पर मेरे हॉस्टल में मुआयना करने आए, मुझसे इन्होंने बात करी, मैंने पक्षकार द्वारा प्रेषित नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया, और स्थलीय जांच समय विकृत भवन के में कोचिंग संचालित है, अगल बगल आमने सामने पूर्णतया कोचिंग संचालित है, और भूमि तल पर 82 मीटर एरिया ओपन है। प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पंचम तल, जाने कितना लिखा है, 1109 वर्ग मीटर एरिया कवर्ड है। बिल्डिंग का इन्होंने जमीन का रेट 28,000 रुपया, आवासीय दर का 1.5 गुना 42,000 वर्ग मीटर, 1109 वर्ग मीटर एरिया बिल्डिंग का, 400 महीना किराया गुणा 300 महीने का किराया से 13 करोड़ 66 लाख, और 15% कॉमन फैसिलिटी का। इस प्रकार से इन्होंने आदरणीय वरुण पांडे जी ने, जिनको मैं 4 अक्टूबर को मिला नहीं, मैंने मिलने से इनकार कर दिया, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ऐसा ये कहते हैं। ये एसीएम 5 थे। विदित हो कि ये इनका क्षेत्र नहीं है, ये एसीएम 6 का क्षेत्र है, पर चूंकि वरुण पांडे जी बहुत अच्छे अधिकारी थे, भगवान उनका भला करे, वो जांच करने आए थे। ये क्यों आए थे ये हम आपको आगे बताएंगे। पर इन्होंने कुल वैल्यूएशन 15 करोड़ 71 लाख 16 हजार रुपए इस मेरे बिल्डिंग की जोड़ी। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग हो गई, पर इन्होंने ये बताया कि मैंने जब 22 नवंबर 2014 को खरीदा था तब ये बिल्डिंग थी, और 20 वर्ष से बिल्डिंग में कोचिंग संचालित थी। तो अभी मैंने कुछ लोगों के बयान आपको कराए, क्षेत्र के लोगों के, मैं और डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस हिसाब से इन्होंने 7 लाख का टैक्स मैंने स्टैंप दिया था, 7,09,100 का, और 1,02,89,000 रुपए की स्टैंप कमी की शुल्क पाई गई, जिसको हमारी डीएम महोदया ने, तत्कालिक नेहा शर्मा जी ने, जिस पर आदेश कर दिया बगैर हमको कोई सुनवाई का मौका दिए। ना उन्होंने सुनवाई करी मेरी एसीएम पंचम साहब ने, और ना डीएम साहिबा ने। इन्होंने इसमें लिखा कि 4/2 को विपक्षी के पिता कमलेश चंद्र वाजपेयी पे नोटिस तामील हुई, जिसमें 16 तारीख को आना था इनको, और ये नहीं आया, इसलिए एक पक्षी इन पर हम ये आदेश करते हैं कि 1,02,50,000 रुपया का स्टाम्प, और जिस पर 1.5% प्रति माह का ब्याज, माने अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपया हो चुका है, और 1.5 लाख महीना मीटर जारी है। ये इन्होंने हम पे आरोपित कर दिया बगैर मेरा पक्ष सुने। और सुनिए, 4 फरवरी को बताते हैं कि मेरे पिताजी को इन्होंने नोटिस तामील करी। अब अगर मैं ये कहूँगा, कानून कहता है कि पिताजी पे नोटिस तामील होना, हम पे नोटिस तामील होना नहीं माना जाएगा, चलिए वो तो कोर्ट में बात होगी। पर 4 फरवरी दिनांक याद करिए, और 16 फरवरी को थी उसकी डेट, और 20 फरवरी को था उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो मैं चुनाव के बीच में 16 फरवरी को मुझे इनके पास जाना था, ऐसा डीएम करे, डीएम खुद रिटर्निंग अफसर थी। खैर, अब वो तो ये असली बात, ये 4 अक्टूबर को मेरे यहाँ ही आए थे। आपको याद होगा, अगस्त में मेरे खिलाफ जो फैक्ट्री के भू अर्जन का मामला चला था,
उसमें भी यही महान अधिकारी वरुण पांडे जो एसीएम पंचम थे, वो भी उनका क्षेत्र नहीं लगता था, एसडीएम बिल्लाह का क्षेत्र लगता था, पर वहां पे ये खाली कराने गए थे यही एसीएम पंचम। और यहाँ पे मेरे काकादो में जो एसीएम 6 का क्षेत्र, वहां भी कौन आया जांच करने, वही वरुण कुमार पांडे एसीएम पंचम। ना जाने किसके खास थे, क्या था, किसकी सह पर यही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ ये कि 4 अक्टूबर को मेरे यहाँ जांच करके ऐसा नोटिस देना था मुझको, ताकि जब मैं चुनाव में जाने लगता और मेरा नोडूस पास नहीं हो पाता और मेरे खिलाफ एक आदेश होता जिसमें मेरे 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी होती, मैं रिकवरी जमा नहीं कर पाता और इससे मैं चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाता। ऐसा सरकार की साजिश मेरे खिलाफ थी कि मुझे चुनाव लड़ने से इस नोटिस के माध्यम से वंचित कर दिया जाए। संभवतः जो समाजवादी सरकार आने की उम्मीद बन गई थी, इसकी वजह से ये लेट कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार नहीं आई वैसे ही मेरे खिलाफ जून माह में ये ऑर्डर, नेहा शर्मा जी जब ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर हो जाने के बाद बैक डेट में वो ऑर्डर साइन करके ही चली गई। अब मुझे तो मालूम नहीं पड़ा, मुझे मालूम पड़ता है कब, जब 8 जून को एक अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में ये खबर आती है, पत्रकार मित्र ने मुझे फोन किया कि ऐसा कोई रिकवरी है। मुझे नहीं मालूम था, चूंकि मुझे कोई अंदेशा भी नहीं था। तब ये मुझे अखबार के माध्यम से मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ ये रिकवरी है। अगले दिन मैं कोर्ट से ये ऑर्डर निकलवाता हूँ, तब मुझे मालूम पड़ता है कि सपा कार्यकाल में करोड़ों की स्टैंप चोरी पूर्व निबंधन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने की थी। गड़बड़ी, पता नहीं कौन देवेंद्र सिंह थे, मेरी तो कभी इनसे कोई मुलाकात नहीं है। स्टैंप एक्ट के बारे में एक बात जान लीजिए कि स्टैंप की अगर कोई रिकवरी भी होनी होती है, स्टैंप की जांच होनी होती है, तो 4 साल तक ही करी जा सकती है। जैसा कि इन्होंने भी रिपोर्ट में माना है, मैं भी कह रहा हूं कि मेरी जो रजिस्ट्री थी उसकी मैंने फिर कॉपी निकलवाई, कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी। ये 22 नवंबर 2014 की है, 22 नवंबर 2014 की मेरी रजिस्ट्री है। तो इसलिए अगर इसकी कोई जांच भी होनी थी तो 22 नवंबर 2018 तक ही होनी चाहिए, तो उसके बाद जांच नियम से नहीं होनी चाहिए थी। विशेष परिस्थिति में शासन के निर्देश पर 8 साल तक भी जांच हो सकती है। तो मेरे में क्या विशेष परिस्थिति आई थी सिर्फ अमिताभ वाजपेयी के इस भवन में, वो विशेष परिस्थिति यही थी कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, मैं विपक्षी दल का विधायक था और मेरे खिलाफ साजिश करनी थी, इसलिए इस विशेष परिस्थिति को क्रिएट किया गया। तत्कालिक जब मैंने ये रजिस्ट्री कराई थी तो उसमें लिखा है, पीछे उसके जब सिजरा लिखा जाता है उसमें लिखा है ये जमीन किसी सोनलाल बोहरा की थी। सोनलाल बोहरा जी ने इसमें 1 मंजिल का मकान बना के वो रहते थे, ये ऐसा इसमें लिखा, सिंगल स्टोरी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑन द सेट प्लॉट, जिसको उन्होंने 1998 के में नक्शा पास करा के बनवाया था। 1998 में नक्शा पास करा के बनाया था मित्र, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने दिखाया कि 20 वर्ष से इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। ये सोनलाल बोहरा जी का था। सोनलाल बोहरा जी ने 2005 में वो नहीं रहे, उनके वारिसों ने इस जमीन को, इस प्लॉट को बेचा है श्रीमती प्रियंका सुरेखा जी को सन 2008 में बेचा है उन्होंने। एक सिंगल स्टोरी का जर्जर मकान जिसको उन्होंने तोड़ा है, प्रियंका सुरेखा जी ने तोड़ दिया और तोड़ करके ये केडीए से नक्शा पास कराया है 2012 में। आप बताओ मित्र, जब 2012 में नक्शा पास कराने कोई जाएगा तो क्या वो भवन का नक्शा पास होगा कि भूमि का? जब केडीए नक्शा पास कराया तो केडीए में जांच हुई होगी, जांच होकर के जहां जब प्लॉट और प्लॉट का डेवलपमेंट, बेटरमेंट पेड नंबर 1 होगा, तब तो केडीए से नक्शा पास हुआ होगा। 2012 में नक्शा पास हुई, 5 साल तक वैलिड है। मैंने खरीदा है 2014 में, तो इसी वैलिड नक्शे के आधार पर मैंने भी मकान बनवाया है। अब मैंने तो 1 करोड़ रुपए का खरीदा। अब 1 करोड़ रुपया का इसलिए खरीदा, उसकी वैल्यू आई 1 करोड़ 1 लाख रुपया सर्किल रेट से आई, तो ये 28,000 रुपया तत्कालिक समय में 22 नवंबर 2014 को जो सर्किल रेट था वो 28,000 रुपया रानीगंज का था। मैंने इसमें 10% कॉर्नर चार्ज, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है तो 10% कॉर्नर चार्ज जोड़ के इसका 30,800 के रेट से, सर्किल रेट से मैंने इसका 328 वर्ग मीटर जमीन का पेमेंट किया है। उसके बाद सर्किल रेट जब बढ़ाया गया है तो 25 नवंबर से बढ़ाया गया, उसकी भी रेट मेरे सामने है। अभी भी जो इस इलाके का जो रेट है सर्किल रेट, वो आज भी 35,000 रुपया, उसके बाद भी जो हुआ था तो 35,000 रुपया हुआ था। तो 25 नवंबर को मैंने 22 नवंबर खरीदा तब 28,000 रुपया रेट था, उसके कागज है, सर्टिफाइड कॉपीज मैंने निकलवाई हैं। और जब मैं चला हूँ मकान बनवाने तो मैंने पहले उसका भूमि पूजन किया। मेरी पत्नी, मेरे पिता की फोटो आप देख रहे हो, इसी प्लॉट के अंदर खड़े होकर के मैंने प्लॉट खरीदने के बाद दिसंबर माह में मैंने इसका भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन करने के बाद मैंने लोन अप्लाई किया है। ये पूरी फाइल है मेरे हाउसिंग लोन की। ये मैंने पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है बिल्डिंग बनवाने के लिए। इसके पूरे कागजात है, ये बैंक से पेमेंट हुआ है, ये बैंक के कागजात है, वैल्यूएशन है। बैंक ने भी जांच करी है अलग अलग मौकों पर कि क्या हो रहा है। ये मैंने हाउसिंग लोन लिया है। हाउसिंग लोन लिया है तो ये मेरे अकाउंट के डिटेल्स हैं तत्कालिक समय के, मेरे सेविंग बैंक अकाउंट के, जिससे मैंने गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, लेबर आदि कॉन्ट्रैक्टर सबको मैंने ये चेक से पेमेंट्स किए हैं, उसका मेरे पास पूरा डिटेल है। अब कष्ट ये है कि इनको देखने वाला ही कोई नहीं है।
आदरणीय नेहा शर्मा जी ने जब डिसीजन दिया तो उन्होंने हमसे तो पूछा ही नहीं, हम उनको मिले नहीं। और बहन ने हमारी जो आदेश किया है, तो जब उन्होंने आदेश किया है, जब मैं उनकी बताई गई तारीख पर नहीं हाजिर हुआ बकौल उनके, तो उसके बाद उन्होंने कोई एक्स पार्टी का जो प्रोसीजर होता है उसको पालन करे बगैर, फाइल पर कोई नोटशीट बनाए बगैर सीधे मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया। और जब मुझे वो 8 तारीख को मालूम पड़ गया, मुझे 8 जून को मालूम पड़ा, तत्काल मैंने अपने वकील से बात करी, मैंने तत्काल उसका एक रिवीजन मैंने दाखिल किया, कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। डीएम के आई, क्योंकि डीएम साहब ने मेरी सुनी नहीं थी, तो मैंने डीएम साहब से कहा भाई मेरी सुन तो लीजिए, ये सारी बातें जो मैं जनता की अदालत में रख रहा हूँ, ये सारे कागजात जो जनता की अदालत में रख रहा हूँ, इनको देख तो लीजिए एक बार। तो डीएम साहब ने कहा कि मैं डीएम का ऑर्डर डीएम नहीं काट सकता, इसलिए मैं इस ऑर्डर को नहीं काटूंगा। उन्होंने कहा अपने ऑर्डर के पक्ष में कि पिता को नोटिस तामील होना पर्याप्त तामीला माना जाएगा, जबकि रूलिंग कहती है कि ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर भी मेरा ये पक्ष था कि कम से कम अगर इतना ही साबित होना है, जब मैंने खरीदा तो ये प्लॉट था या मकान था, तो उसको सुन तो लिया जाता। अब आदरणीय वरुण पांडे जी तो यहाँ 20 वर्ष से उन्होंने लिखा कि यहाँ 20 वर्ष पुराना व्यावसायिक निर्माण है, 20 वर्ष पुराना व्यावसायिक निर्माण है। इनको कौन सी आंखों, आज अगर इसको कोई देख लेगा तो आज ही मालूम पड़ जाएगा कितने वर्ष पुराना है। 20 वर्ष पुराना और 7-8 वर्ष पुराना दिखाई पड़ता है। और पता नहीं कौन साजिश करता है, कोई तो होगा। मेरे मीडिया के साथियों से मुझे शिकायतें तो कुछ भी होती हैं, कभी नहीं होती हैं, हम लोग मित्र और शत्रु दोनों होते हैं। अगर अमिताभ वाजपेयी के जन्मदिन पर 87 बोतल खून दिया जाएगा तो किसी अखबार में एक लाइन नहीं आएगी। अमिताभ वाजपेयी जनता के हित में अगर आंदोलन करेंगे बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, तो मुश्किल से कोई लाइन आएगी। लेकिन अमिताभ वाजपेयी का अगर कोई मुकदमा अगर कोई होगा तो वो अखबार में पहले आएगा, बल्कि अमिताभ वाजपेयी को भी उसी से मालूम पड़ेगा। अभी कौन सा इत्तेफाक है कि 2 अखबारों की हेडिंग एक ही शब्दों की होती है, एक ही हेडिंग। सपा विधायक को डीएम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ये एक अखबार है। दूसरा लिखा सपा विधायक को डीएम कोर्ट से नहीं मिली राहत, और तीसरा अखबार लिख रहा सपा विधायक को स्टाम्प कमी में राहत नहीं। तीनों की भाषा भी एक है, तीनों का हेडिंग भी एक है। फिर वो लिखते हैं कि विधायक पर फिर से जारी होगा नोटिस। कौन सा नोटिस? नोटिस तो विधायक लेता ही नहीं। चाहे विधायक की फैक्ट्री पर जब आप कब्जा करने आते हैं तो विधायक नोटिस नहीं लेता। जिस नोटिस से विधायक को पैसा मिलना होता है वो नोटिस विधायक नहीं लेता है। और जो विधायक की जो जांच होनी होती है, इससे नुकसान होने वाला, तो विधायक नोटिस नहीं लेता है। जबकि विधायक हम लोग इसलिए हैं कि हमारे घर पर हमको नोटिस देना, चिट्ठी देना, हमसे मिलना कतई मुश्किल नहीं है। हम लोग की यही गुडविल है कि हम लोग सैकड़ों संख्या में फ़ोन उठाते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं। कोई हमसे मिलना चाहता है तो हम मिल लेते हैं। हम लोग दफ्तर में खोल के दफ्तर 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठते हैं, सुबह घर पे मिलते हैं। हम सरकारी कागज, मेरे घर में हजारों डाक आती है, वो ले ली जाती है। लेकिन वो नोटिस जिससे मेरा नुकसान होना होता है, चाहे वो स्टैम्प की रिकवरी का हो और चाहे वो मेरी फैक्ट्री के अधिग्रहण का हो, केवल एक वो नोटिस वो हम नहीं लेते हैं, बाकी सारे नोटिस हम ले लेते हैं। साथियों, ये सारी बातें इसलिए आपके बीच में रखी हैं कि मुझे पता नहीं कि मुझे आगे न्यायिक अदालतों में क्या होगा, लेकिन मैं अपने जिनसे मेरी हैसियत है, जिनसे मेरी हस्ती है, उन लोगों के बीच में बात साफ रहे। इसमें स्टाम्प चोरी शब्द लिख देते हैं। स्टाम्प चोरी शब्द सुन करके बहुत कष्ट होता है। मेरे जीवन में खुली किताब है। मेरी जो प्रॉपर्टी, मैं चुनाव लड़ा हूँ 3, 2007 में लड़ा हूँ चौबेपुर से, 2017 में लड़ा हूँ, 2022 में लड़ा हूँ। मेरे एफिडेविट्स इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। कोई भी जनता का आदमी मेरा एफिडेविट खोल के मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरे बैंक के एसेट सब देख सकता है। अगर कोई एक पैसे का फर्क निकाल देगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जिस जायदाद की बात हो रही है इसको भी मैंने उसमें ओपन कर रखा है, मेरे एफिडेविट्स में लिखी हुई है भाई। ऐसी कोई नई पैदा थोड़ी ना हो गई है। जाने क्या बता दिया, अगर ये हॉस्टल 16 करोड़ का है तो काका देखो सारी प्रॉपर्टी अरबों की हो गई होगी। रानीगंज के अंदर कोई प्रॉपर्टी छोटी नहीं होगी। 328 वर्ग मीटर का ही तो हॉस्टल है, ये जगह है। इसके बारे में इतनी सारी बात। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, यदि ये 16 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस पर 16 करोड़ से आपको स्टैम्प मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस प्रॉपर्टी को 25% कम 12 करोड़ रुपए में, बल्कि और कम करना चाहे तो 8 करोड़ रुपए में सरकार हमसे ले ले। जो स्टैम्प की कमी का जो भी खर्चा आता है सारा काट ले, जो शेष बच जाए वो हमको सरकार दे दे। नहीं, कम से कम सुनवाई तो करो महाराज। जहां मेरी फैक्ट्री छीननी है तो वहां आप गुंडागर्दी से छीन लोगे, जहां मेरा हॉस्टल होगा उसको इस तरह से फंसा दोगे। रोजी रोटी पे अटैक करना, यदि नीतियों पर लड़ना चाहते हो, विचारों पर लड़ना चाहते हो तो आप विचारों पर लड़िए, नीतियों पर लड़िए। लेकिन इस तरीके से व्यक्तिगत अटैक करना राजनीति में ठीक नहीं है। कम से कम हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में, सरकार में रहे हो ना रहे हो, कभी इस तरह का व्यक्तिगत अटैक किसी पर नहीं किया है। लेकिन जो होगा आगे सो होगा। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में हम जाएंगे, जो उसके तरीके होंगे उसको चुनेंगे। अपने लोगों से केवल सद्भावनाओं की अपील करते हैं। और वो जो बहुत बड़े भक्त हैं वो कृपा करके मेरे इस वीडियो पे कमेंट करने से बचें, चूंकि दिन सबके आते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।